हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम करेंगे डीएनए पॉलीमरेसिस। डिफरेंट टाइप के डीएनए पॉलीमरेसिस पढ़ेंगे जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और नंबर ऑफ डिफरेंट पॉलीमरेसिस होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एंजाइम्स थे रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे। वो प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैं आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेजेस के बारे में ही पढ़ेंगे कि कितने टाइप के डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं इन बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, और क्या डिफरेंस होता है हर एक डीएनए पॉलीमरेज का, और प्रोकैरियोट के डीएनए पॉलीमरेजेस यूकैरियोट से कैसे डिफरेंट होते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर पेरेंट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है ना, उसकी सिंथेसिस करवाते हैं। उस नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाते हैं एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवा के। कहाँ पे? टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री। जो दो स्ट्रैंड अलग हुए थे हेलिकेज की मदद से, वो अलग होने के बाद उसके कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री दो न्यू स्ट्रैंड बनेंगे। एक स्ट्रैंड बनता है लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड बनता है लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, वो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर ये डीएनए पॉलीमरेज रन करता है और एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवा के एक पूरा स्ट्रैंड बना देता है। इसका एक एक डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन पढ़ने वाले हैं इसमें हम, कि क्या क्या फंक्शन होता है। बहुत ही डिटेल में ये वीडियो होने वाली है, तो इसको ध्यान से समझना। देखो, ये एक एंजाइम है, जैसे मैंने बताया कि सिंथेसाइज करवाता है एक न्यू स्ट्रैंड की पेरेंट स्ट्रैंड के ऊपर। अगर हम इकोलाई की बात करें, वैसे तो 5 डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। 3 मेजर एंजाइम्स हैं आउट ऑफ 5। 3 मेजर एंजाइम्स हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। किसमें? इकोलाई का केस करेंगे हम यहाँ पे, प्रोकैरियोट्स में भी इकोलाई। डीएनए पॉलीमरेज आउट ऑफ 5 डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो छोटे छोटे गैप्स को फिल करता है। ठीक है, जो हमारे पास डीएनए के अंदर, डीएनए में जब रेप्लिकेशन होती है तो बीच में प्राइमर्स ऐड होते हैं। हमें पता है कि आरएनए पॉलीमरेज प्राइमर ऐड करवाता है। वो प्राइमर, जब प्राइमर ऐड होता है तो उस प्राइमर को रिमूव भी करना होता है बाद में। जब प्राइमर रिमूव करने के बाद ये हमारे पास नया स्ट्रैंड बना डीएनए का, और जो लीडिंग स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूस, जिसको हम कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, वहाँ पे एक ही डीएनए का पीस होगा और बीच में एक छोटा सा गैप होगा जहाँ से रिमूव किया हमने आरएनए प्राइमर, जो एक एंड पे होता है 5 प्राइम एंड पे। बट इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड वहाँ पे छोटे छोटे डीएनए के पीसीज होते हैं, बिकॉज वहाँ पे डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बनता है और बीच में कई सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं किसके? आरएनए प्राइमर के। उन प्राइमर को रिमूव करने के बाद जो गैप बचता है ना, उन गैप को फिल करवाने का काम कौन करता है? उन गैप को फिल करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। तो हमारे पास एक डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन कंप्लीट हो गया। डीएनए पॉलीमरेज 1 ने पहला का क्या काम किया? जो छोटे छोटे गैप्स थे उनको फिल करने का काम किया। इसका एक और फंक्शन है। क्या फंक्शन है? कि जब डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे कोई भी एरर हो जाता है ना, उस एरर को रिमूव करने के लिए हमें उस एरर, जो मान लो ए के सामने ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी ऐड होता है, एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन आता है। अगर एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन ना आके गुआनिन और साइटोसिन आ जाता है तो ये एरर हो गया। इसको रिमूव करता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। वो रिमूव करने का काम करना और उसकी जगह गलत जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ था सही न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाना है। तो वो रिपेयरिंग प्रोसेस का काम जो है वो भी डीएनए पॉलीमरेज का है। डीएनए पॉलीमरेज का ही काम है वो रिपेयर करवाना। ये तो थे डीएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 एक अल्टरनेटिव मेथड है रिपेयर करवाने का। जैसा डीएनए पॉलीमरेज 1 करता था उसके ही अल्टरनेटिव एक और पॉलीमरेज है डीएनए पॉलीमरेज 2। वो भी एरर को ठीक करता है, उसको रिपेयर करता है। इट कैन ऑल्सो रेप्लिकेट डीएनए। अगर कोई भी डीएनए की टेम्पलेट डैमेज हो जाती है, उस टेम्पलेट को भी ठीक करने का काम, उसको रिपेयर करने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज 2 करता है। एक तो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बन रहा है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो सिर्फ जो हमारे पास नया स्ट्रैंड बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, उसको ही रिपेयर करने में हेल्प करता है। बट डीएनए पॉलीमरेज 2
टेम्पलेट स्ट्रैंड को भी उसके अंदर अगर डैमेज हो जाता है उसको भी रिपेयर कर सकता है। इसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मेन एंजाइम है, ठीक है, रेप्लिकेशन का, जो कि नॉर्मल रेप्लिकेशन में यूज़ होता है। ये इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या सब यूनिट्स हैं, कैसे कैसे मिलके बनता है, कितनी पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना। अपार्ट फ्रॉम दैट डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 जो कि वाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक फैमिली होती है डीएनए पॉलीमरेज की, वाई फैमिली, उसके मेंबर्स हैं। ये सिर्फ डैमेज्ड डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, इनका कोई ज़्यादा मेन काम नहीं है। तो अब हम डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि मेन हमारा रेप्लिकेटिव एंजाइम है, इसको हम रेप्लिकेटिव एंजाइम भी बोलते हैं। तो इकोलाई के अंदर मेजर एंजाइम दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3, होलो एंजाइम, ये कुछ सब यूनिट्स का मिलके बनता है, जो कि दोनों लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों पे काम करता है। मींस एक साथ लीडिंग पे भी न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा रहा है और नया स्ट्रैंड बनवा रहा है, और लैगिंग स्ट्रैंड पे भी वो रन करके न्यू स्ट्रैंड बना रहा है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है कंसिस्ट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड्स, 10 अलग अलग डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स का मिलके बना है, सब यूनिट्स का मिलके बना है, जो मिलके एक डीएनए पॉलीमरेज 3 बनाते हैं। अब हर एक यूनिट का क्या फंक्शन है वो आप देखते हैं। सब यूनिट्स साइड में दी हुई हैं। अब इसमें देखो, जो सब यूनिट अल्फा, एप्सिलॉन एंड थीटा है, इसको हम कैटालिटिक कोर बोलते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाने का मेन काम, मेन फंक्शन तो डीएनए पॉलीमरेज का ऐड करवाना ही है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसकी, ये कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने का काम इस कैटालिटिक कोर का है। ये जो कैटालिटिक कोर है, इसमें कौन कौन सी सब यूनिट आती हैं? अल्फा, एप्सिलॉन एंड थीटा। ये तीनों मिलके ही नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाती हैं। इसके अलावा जो बाकी सब यूनिट्स हैं, उनका इन सब यूनिट्स को हेल्प करना डिफरेंट वेज में, वो देखते हैं कि हर एक सब यूनिट का क्या काम है। एक तो हो गया कैटालिटिक कोर। ये जो कैटालिटिक कोर है, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। दो प्रॉपर्टीज़ कौन सी? एक प्रॉपर्टी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज, मीन्स कि ये नया स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज करेगा डीएनए पॉलीमरेज, उस डीएनए पॉलीमरेज की ये कैटालिटिक कोर, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाएगी। मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में काम नहीं करेगा ये सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाएगा। कहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट्री टू द पेरेंट स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। दूसरी प्रॉपर्टी इस कैटालिटिक कोर की है कि ये साथ के साथ पॉलीमराइज कराने के साथ एक और काम कर रहा होता है। क्या? जो नया स्ट्रैंड है उसका 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन उल्टी होगी, साथ के साथ ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में प्रूफ रीडिंग करता है। मीन्स ये क्या करता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ये पेट्रोलिंग कर रहा है। कैसी पेट्रोलिंग कर रहा है? ये चेक कर रहा है कि कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं ऐड हो गया। अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है तो ये साथ के साथ ही रिमूव करता रहता है उस गलत न्यूक्लियोटाइड को, इस साथ के साथ रिमूव करता रहेगा। इसलिए इस एक्टिविटी को बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ? जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, उस डीएनए पॉलीमरेज 3 की कैटालिटिक कोर के पास दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की एबिलिटी है। कौन कौन से? फर्स्ट तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करवाना, नई न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाना। दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीड करेगा, गलत दिखा तो उसको रिमूव कर देगा। एक्सोन्यूक्लियस है मतलब वो टर्मिनल पोजीशन से न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। तो इसलिए यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही ऐड करवाया इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो साथ के साथ वो 3 प्राइम एंड पे ये भी चेक कर रहा है कि कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं आ गया। अगर गलत न्यूक्लियोटाइड आ जाता है तो वो उसको साथ के साथ रिमूव कर देता है। प्रूफ रीडिंग चलती रहती है। इसके अलावा सब यूनिट होती है दूसरी बीटा सब यूनिट। बीटा सब यूनिट यहाँ पे मेंशन किया है ग्रीन बॉक्स में। यहाँ बीटा सब यूनिट को हम स्लाइडिंग क्लैंप भी बोलते हैं। स्लाइडिंग क्लैंप मतलब स्लाइडिंग क्लैंप, ये जो स्लाइड करता है। अब जैसे यहाँ पे डीएनए है हमारे पास, ये डीएनए, इसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा और लैगिंग स्ट्रैंड में इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लीडिंग स्ट्रैंड जब बनाएगा वहाँ पे टुवर्ड रेप्लिकेशन फोक की तरफ मूव करता है, ये रेप्लिकेशन फोक की तरफ, और अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक मूव करता है लैगिंग स्ट्रैंड पे। तो बीटा जो सब यूनिट है वो स्लाइडिंग क्लैंप है, स्लाइड करवाती है, रन करवाती है उस डीएनए पॉलीमरेज 3 को
डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर रन करवाने का काम है इसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सब यूनिट्स आती हैं गामा कॉम्प्लेक्स। ये 5 सब यूनिट को बोलते हैं, 5 सब यूनिट को मिला के बोलते हैं गामा कॉम्प्लेक्स, जो कि गामा डेल्टा, ये जो ब्लू बॉक्स में दी हुई है, ये 5 सब यूनिट्स को मिला के हम गामा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एज शोन इन दिस फिगर, जैसे यहाँ पे ये यूनिट है, इसको हम बोलते हैं गामा कॉम्प्लेक्स। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि इस डीएनए पॉलीमरेज को जो बीटा सब यूनिट स्लाइड करवा रही थी उसको वहाँ पे लोड भी करना है। मतलब ये डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ तक लेके भी आना है। स्लाइड तो बीटा सब यूनिट करवाएगी, लेकिन यहाँ पे लेके आने का काम कौन करेगा? गामा कॉम्प्लेक्स। मीन्स उसको एक ड्राइवर चाहिए जो उसको वहाँ पे लेके जाए। तो बीटा कॉम्प्लेक्स, जो बीटा सब यूनिट है हमारे पास, उसको स्लाइड करवाने के लिए वहाँ तक पहुँचाना भी पड़ेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज को वहाँ पे लोड करने का काम कौन करेगा? गामा कॉम्प्लेक्स। ये 5 सब यूनिट मिलके करती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और सब यूनिट है, दैट इज़ टाउ सब यूनिट। ये टाउ सब यूनिट जो होती है, ये 2 डीएनए पॉलीमरेज की जो अलग अलग हमारे पास मोनोमर्स हैं, जैसे अल्फा, एप्सिलॉन, थीटा, बीटा की 2 सब यूनिट एक साइड पे है, राइट पे और लेफ्ट पे। ये दोनों की डाइमराइजेशन करवाती है, आपस में जोड़ के रखती है, ठीक है। तो टाउ सब यूनिट को डाइमराइजिंग कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो ये तो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर इन डिटेल। ऐसे क्या यूनिक प्रॉपर्टी है डीएनए पॉलीमरेज 3 की जो बाकी डीएनए पॉलीमरेजेस में नहीं है? वो क्या है? डीएनए पॉलीमरेज 3 की जो है हाई कैटालिटिक प्रॉपर्टी और प्रोसेसिविटी होती है। अब ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या है और प्रोसेसिविटी क्या है वो देखो। कैटालिटिक प्रॉपर्टी वो होती है कि कितनी स्पीड से वो डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवा रहा है। क्या वेलोसिटी से वो डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवा रहा है सिंथेसाइज करवाने के लिए एक नया स्ट्रैंड, ठीक है। जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है ना, वो 37 डिग्री सेल्सियस पे 1 सेकंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा देता है। इतनी ज़्यादा कैटालिटिक पावर है इसकी, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा दिए उसने। इतना बड़ा स्ट्रैंड उसने सिंथेसाइज करवा दिया इतने कम टाइम में, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 की यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो बाकी डीएनए पॉलीमरेज से ज़्यादा है। उसके अलावा आती है प्रोसेसिविटी। इसकी प्रोसेसिविटी भी बहुत हाई है, मतलब कि ये मोर देन 500 kb ऑफ डीएनए को सिंथेसाइज करवा देता है बिना रुके। मतलब कि देखो ऐसा होता है कि एंजाइम्स की ना कुछ एक टाइमिंग होती है, मतलब इतने टाइम वो काम करेगा उसके बाद वहाँ से निकल जाएगा, तो उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। डीएनए पॉलीमरेज मोर देन 500 किलो बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाएगा, बेस ऐड कराएगा, बेस पेयर नहीं बेसिस ऐड करवाएगा डीएनए के, और वहाँ से रिमूव हो जाता है। लेकिन बाकी जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं वो बहुत ही कम नंबर ऑफ बेसिस ऐड करवाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। मींस ये मोर देन 500 किलो बेस ऑफ डीएनए को ऐड करवाएगा कॉन्टिन्यूसली विदाउट डिसोसिएशन, बिना डिसोशिएट हुए उस स्ट्रैंड से मोर देन 500 kb ऑफ डीएनए को सिंथेसाइज करवाता है। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, जो डीएनए पॉलीमरेज ने अगर उस बेसिस ऐड करवा दिए जितनी उसकी एबिलिटी है, उसके बाद उसको वहाँ से रिमूव होके दूसरा डीएनए पॉलीमरेज आता है। इस केस में डीएनए पॉलीमरेज 3 के केस में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 ने फॉर एग्जांपल 500 kb ऑफ डीएनए जो है ऐड करवा दिया, मतलब 500 बेसिस ऐड करवा दिए, उसके बाद वहाँ से रिमूव हो जाएगा, लेकिन दोबारा जो आएगा वो डीएनए पॉलीमरेज 3 ही आएगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक टाइप का डीएनए पॉलीमरेज आता है, वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाता है और थोड़े न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाने के बाद वहाँ से रिमूव हो जाता है। फिर जो दूसरा आता है ना डीएनए पॉलीमरेज, वो दूसरे टाइप का डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो इसको बोलते हैं, जब टाइप चेंज हो जाता है ना तो उसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग। मींस डीएनए पॉलीमरेज की क्लास ही चेंज हो, वो यूकैरियोट्स में होता है। अब यहाँ पे टेबल में देखो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 की जो सब यूनिट्स होती हैं 1 सब यूनिट होती है, डीएनए पॉलीमरेज 2 की 2 सब यूनिट 7 सब यूनिट्स होती हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 की 1 सब यूनिट होती है, डीएनए पॉलीमरेज 2 की 7 सब यूनिट्स होती हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3 की अभी हमने पढ़ी 10 सब यूनिट्स होती हैं। अब इन तीनों पॉलीमरेजेस में कुछ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती हैं। यहाँ पे मैं पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं उस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने की एबिलिटी किस किस के पास है और किस किस डायरेक्शन में है उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब प्रूफ रीडिंग करने के बाद जो गलत न्यूक्लियोटाइड को हमने रिमूव करना है उसकी बात कर रहा हूँ।
तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज 1 में दोनों डायरेक्शन में होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब ये डीएनए पॉलीमरेज 1 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में भी रिमूव कर सकता है न्यूक्लियोटाइड टर्मिनल पोजीशन से, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी रिमूव कर सकता है। यही एक ऐसा पॉलीमरेज है जिसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, और कहीं कोई ऐसा डीएनए पॉलीमरेज नहीं है प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी जिसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हो। मतलब कोई भी ऐसा डीएनए पॉलीमरेज किसी न्यूक्लियोटाइड को रिमूव नहीं कर सकता 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में से, सिर्फ यही है जो कर सकता है। उसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज 2 और 3 में सिर्फ 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, मतलब वो 3 प्राइम से ही रिमूव कर सकता है। इसके फंक्शंस जो हैं वो डीएनए रिपेयर एंड गैप फिलिंग 1 और 2 के मैंने बताए थे, दोनों के हैं, बट मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज 3। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रोटीएज है, एक प्रोटीएज जिसका नाम है ट्रिप्सिन और सबटिलिसिन बोलते हैं। सबटिलिसिन से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या करता है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है ना, इस डीएनए पॉलीमरेज 1 को 2 फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देता है। ये 2 फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करने के बाद जब 2 फ्रेगमेंट्स में जब ब्रेक करता है, ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल 2 फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करेगा तो ये अनइक्वल सेगमेंट्स बनेंगे। जो बड़े वाला सेगमेंट होगा सी टर्मिनल की साइड, इसको बोलेंगे लिनो फ्रेगमेंट। जो छोटे वाला सेगमेंट होगा ये रिस्पॉन्सिबल होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये वाली जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है। और जो लार्ज सेगमेंट होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। मतलब इसके अंदर एक ऐसा एक्स्ट्रा सेगमेंट है डीएनए पॉलीमरेज 2 और 3 में नहीं है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो कर रहा है। तो ये जो बड़ा सेगमेंट बना उसको बोलते हैं लिनो फ्रेगमेंट। अगर यही सेगमेंट मैं इसको रिमूव कर दूं, जो शॉर्ट सेगमेंट है तो जिसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, इसको अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये सेम डीएनए पॉलीमरेज 2 और 3 की जैसा बन जाएगा। मतलब इसके पास भी वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी आफ्टर रिमूविंग अ शॉर्ट सेगमेंट जो कि एन टर्मिनल साइड पे प्रेजेंट है। तो ये भी सिर्फ फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही एक्शन शो करेगा अपना। उसके बाद अब बात करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेजेस की। यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास कितने टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं और क्या क्या डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन में जो यूकैरियोट्स में 3 मेजर डीएनए पॉलीमरेजेस हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। पॉलीमरेज गामा भी है, बट ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, तो इसको तो अभी साइड में रख दो। डीएनए पॉलीमरेज गामा रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, बट किसकी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन की। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और अलग डीएनए पॉलीमरेज है जिसको हम न्यूक्लियर पॉलीमरेज बीटा बोलते हैं। ये एक स्मॉल सिंगल पॉलीपेप्टाइड है जिसका मेन काम क्या है, रिपेयर करवाना। अगर रेप्लिकेशन के टाइम पे कोई भी ऐसी गलती हो जाती है कि नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया और वो ठीक नहीं हो पाया, रेप्लिकेशन ठीक हुआ था लेकिन रेप्लिकेशन होने के बाद कोई एरर आया, तो उस एरर को रिपेयर करने के लिए ये न्यूक्लियर पॉलीमरेज बीटा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो हेल्प करता है। उसके अब पढ़ते हैं हम जो मेजर एंजाइम है हमारे पॉलीमरेज अल्फ़ा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। जो पॉलीमरेज अल्फ़ा है वो क्या करता है, वो स्टार्ट करवाता है, सिर्फ वो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाने का काम करेगा। किसमें, यूकैरियोट्स में। इसके अलावा हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जिसको हम प्राइमेज बोलते हैं, जो प्राइमर को ऐड करवाता है। जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, मतलब डीएनए पे डिपेंड होके एक छोटा सा स्ट्रेच आरएनए का ऐड करवा देता है ताकि डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम एंड मिले डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। ये सब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, वो देख लेना एक बार आप। तो वो प्राइमर जो है वो चाहिए होता है, ऐड करवाना पड़ता है ताकि डीएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू कर सके। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में तो वो ऐड कौन करवाता है, प्राइमेज ऐड करवाता है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स पॉलीमरेज अल्फ़ा जो है वो भी प्राइमेज की तरह ही काम करता है। तो मतलब ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा ही एक ऐसा यूनिक एंजाइम है जो प्राइमेज की तरह काम करेगा। ठीक है, यूनिक एंजाइम है, ये एक्सेप्शन याद रखना कि पॉलीमरेज अल्फ़ा इन यूकैरियोट्स ऑल्सो एक्ट एज प्राइमेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा जो है इसके पास 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती और लो प्रोसेसिविटी होती है। ये मैंने बताया कि लो प्रोसेसिविटी होगी इसकी,
तो ये बहुत कम न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाने के बाद रिमूव हो जाएगा। तो ये करेगा क्या, सबसे पहले 10 न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रेच ऐड करवाएगा जो कि प्राइमर है, आरएनए प्राइमर। उसके बाद ये 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रेच ऐड करवाएगा जो कि डीएनए होगा। 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाने के बाद ये वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब डीएनए पॉलीमरेज अल्फा नहीं रहेगा, अब वहाँ पे कौन सा आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। मतलब जो अल्फा से रिप्लेस होकर डेल्टा आ गया, इसको बोलते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग। अब पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन, ये दो एंजाइम्स की बात करते हैं। जो पॉलीमरेज डेल्टा है वो बाकी जो रेप्लिकेशन बची है उसको कंप्लीट करेगा। अब पॉलीमरेज डेल्टा और पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है, इन दोनों के पास 3 प्राइम to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, प्रोसेसिविटी भी इनकी हाई होती है। पॉलीमरेज डेल्टा जो है वो सिंथेसिस करता है लीडिंग स्ट्रैंड, और पॉलीमरेज एप्सिलॉन वो न्यू स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड पे बनाता है, मीन्स लैगिंग स्ट्रैंड पे काम करता है। इसके बाद हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं, जैसे एक एफईडी कोलिन ड्रग है जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, टेट्रासाइक्लिक डाइटरपिनोइड्स। ये इनहिबिटर है मैमेलियन न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेजेस का। जो हमने न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेजेस पढ़े उनको इनहिबिट करता है। मतलब अगर आपको डीएनए रेप्लिकेशन रोकनी है तो इस ड्रग से ट्रीट करवा दो, इस ड्रग्स का ट्रीटमेंट लो तो रेप्लिकेशन रुक जाती है, और ये रोक भी देता है। अगर हमें चाहिए तो ये रुकवा भी देगा अगर किसी के अंदर ये प्रेजेंट हुआ तो। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज को अफेक्ट नहीं करता। ये हमारे पास टेबल है जिसमें से सारे फंक्शंस दिखाए हुए हैं। इसमें देखो कि इसमें 5 प्राइम to 3 प्राइम एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसी पॉलीमरेज के पास नहीं है। वो मैंने बताया था सिर्फ एक ही के पास है जो कि प्रोकैरियोट्स में है, जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1। और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के पास तो ना 3 प्राइम to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस है, ना 5 प्राइम to 3 प्राइम। मतलब ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो नहीं करता, ये सिर्फ पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करता है, वो भी लो प्रोसेसिविटी की। और इसके अलावा ये क्या शो करता है, ये प्राइमेज एक्टिविटी भी शो करता है। बस ये हमारे पास थे पॉलीमरेजेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे, इनिशिएशन कैसे इनिशिएट होता है, इलोंगेशन एंड कैसे टर्मिनेट होता है, और थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रूफ रीडिंग के बारे में।